नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2019 एमपीपीसीएस की परीक्षा में पूछे गए इतिहास तथा कला और संस्कृति के प्रश्नों की। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और आप लोगों से आने वाली परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है। आज की हमारी इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है उसमें कहा गया है, ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? द ऋग्वेदिक पणि belongs to which class of citizen? 4 क्लास है हमारे पास में, पुरोहित, स्वर्णकार, लोहार और व्यापारी। इन चारों में से किसके लिए पणि शब्द का प्रयोग किया जाता था? सीधा सीधा बस ये हमसे पूछ लिया गया है यहाँ पे। तो देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखिए इतना तो पता होना चाहिए, फैक्ट में कुछ नहीं कर सकते। अगर कंसेप्ट होते हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाते, लेकिन यहाँ पर फैक्ट वाला मामला है और इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यापारी यानी कि डी। ऋग्वेदिक काल के अंदर हम देखते हैं जनरली पणि शब्द का यूज होता है, तो व्यापारियों के लिए ही ये लोग यूज करते हैं। पणि जो होता है, पणि एक प्रकार से जो शब्द है यह बना है पण से। अब पण जो है, पण का अर्थ होता है विनिमय, तो पण का अर्थ हुआ विनिमय और विनिमय करने वाला हो गया पणि यानी कि व्यापारी। ठीक है, सिंपल है मामला। चलते हैं आगे, दूसरा प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रद्योत was ruler of which ancient republic? आप सभी को पता ही है ये सभी चीजें कि 16 महाजनपद हुए, 16 महाजनपदों में अलग अलग व्यवस्था थी, उनमें से कुछ गणराज्य भी थे, स्थिति अच्छी थी उनकी, तो उससे जुड़ा हुआ ही है। लेकिन सीधा सीधा ने पूछा हुआ है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? आपको बस इतनी ही बात बतानी है और कुछ नहीं बतानी है। तो देखिए चंड प्रद्योत जो थे यह थे अवंती के राजा। इनके लिए काफ़ी सारी बातें हम लोग को देखने को मिलती है, अलग अलग स्रोत हमें इनसे जुड़ी काफ़ी खास बात बताते हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि चंद प्रद्योत जो थे यह अवंती प्राचीन गणराज्य के राजा थे। दूसरी खास बात आपको यह भी ध्यान रखनी है इनके बारे में कि समकालीन राजाओं में इनका जो स्थान था काफ़ी श्रेष्ठ था, मतलब अच्छे शासक गिने जाते थे उस समय ये, और अच्छे शासकों में गिने जाने के साथ इनकी नीतियाँ अच्छी थी, दूरदर्शी थी, ये सभी चीज़ें पता लगता है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनसे जुड़ी हुई हमें मिलती है वह मिलती है विनय पिटक के अंदर। विनय पिटक, बोध ग्रंथ, ठीक है ना, पता है ना तीनों के तीनों पिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। याद जरूर रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। तो जो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक है वो हमें यह बात बताता है कि चंद प्रद्योत जब बीमार हुए, इनको पीलिया हो जाता है, तो पीलिया होने की स्थिति में जो बिंबिसार था वह अपने राजवैद्य जिसका नाम जीवक था उसे भेजता है इनके पास में और भेज करके इनका उपचार कराता है। अब आप हर किसी के लिए अपने राजवैद्य को नहीं भेजेंगे, आप अपना राजवैद्य तभी भेजेंगे जब आपकी किसी से खास बातचीत हो। तो यहाँ पर हमें यह खास पॉइंट देखने को मिलता है कि चंद प्रद्योत और बिंबिसार के बीच में बहुत ही अच्छे खासे संबंध थे, अच्छी खासी मैत्री थी, जिसका उल्लेख हमें यहाँ पर विनय पिटक में देखने को मिल जाता है। कहानी ठीक है, चलिए तो प्रश्न का उत्तर हो जाता है हमारा सी। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? Which of the following inscriptions reveal information about Silk Weavers Guild? तो देखिए 4 अलग अलग इंस्क्रिप्शन दे दिए इन्होंने हमारे पास में। दसपुर शिलालेख यानी कि दसपुर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति, एरन शिलालेख, एरन इंस्क्रिप्शन, हंती गुफा शिलालेख, हंती गुफा इंस्क्रिप्शन। अब 4 हो गए हमारे पास में, लेकिन चारों में से किस में बात की गई है रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है ये। रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में जितना भी उल्लेख हमें मिलता है वह दसपुर शिलालेख में ही देखने को मिलता है। इससे जुड़ी खास बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल में दसपुर शिलालेख को तैयार करवाया गया था, लिखवाया गया था। तो उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हमें बताता है। तो यहाँ पर एक खास उल्लेख यह देखने को मिलता है कि लाट देश से बहुत सारे अलग अलग रेशम के व्यापारी, रेशम के बुनकर दसपुर यानी कि वर्तमान में मंदसौर के रूप में उस स्थान को जाना जाता है, वहां पर आते थे, बसते थे। तो इसी वजह से जो मंदसौर है, मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर हुआ करता था। अलग अलग जगह से आकर के रेशम के व्यापारी बुनकर यहाँ पर समय बिताते थे, व्यापार करते थे और अपनी जीविका कमाते थे अच्छे से। तो पुराना नाम याद रखिएगा, मंदसौर का दसपुर है। आज के समय में इसको मंदसौर के रूप में जाना जाता है, आपको पता ही है। तो प्राचीन काल में जो नाम था उसी के रूप में जाना जाता है यह इंस्क्रिप्शन यानी कि दसपुर इंस्क्रिप्शन। चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ पर होना चाहिए। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ए। चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? Which among the following sources throw light on the history of Parmar dynasty? 4 हैं हमारे पास में। पद्मगुप्त का नवसाह साड़क चरित,
इंग्लिश में है नवशाशांक चरित ऑफ पद्मगुप्त। दूसरा ऑप्शन हम लोग के पास में है मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि ऑफ मेरुतंग, उदयपुर प्रशस्ति और उपयुक्त सभी। या तो तीनों सही है या फिर ऊपर वाले तीन में से कोई एक सही है, यह बात हमें यह प्रश्न दिखा रहा है, बता रहा है। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं पद्मगुप्त का नवसासाड़क चरित्र के बारे में। तो देखिए, जो इसका नवसासाड़क चरित्र है, इसकी रचना पद्मगुप्त के द्वारा की तो गई थी, लेकिन यह किससे संबंधित है? तो मालवा के खास राजा थे जिनका नाम था सिंधुराज नवसासड़क। उनके जीवन के बारे में काफी सारी महत्वपूर्ण बातें यह बताता है, उससे जुड़ा उल्लेख करता है। ठीक है, तो परमार राजवंश के ही थे यह राजा, इसी वजह से यह प्रश्न का जो विकल्प है यह सही हो जाता है हमारे लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहला सही है। अगर हम मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि की बात करें तो देखिए, यह जो ग्रंथ है, यह जो रचना है, इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। अलग अलग 5 भाग हैं, लेकिन इसके जो 5 भाग हैं वह सब भी परमार राजवंश के अलग अलग शासकों से जुड़े हुए हैं, जिसमें नाम अलग हम देखते हैं तो पता लगता है कि विक्रमांक है, सातवाहन मूलराज है, इसके अलावा नपति भोज है, सिद्धराज है, जय सिंह है, कुमारपाल है, इसके अलावा लक्ष्मण सेन है, जयतंत्र है। यानी कि परमार राजवंश के अनेक शासकों की जानकारी हमें इससे भी मिलती है। वैसे तो बातचीत यहीं पे समझ आ जाती है कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इस हिसाब से डी हम लोग का सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उदयपुर प्रशस्ति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भोज की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बताता है। और राजा भोज कौन थे? वह भी परमार राजवंश के ही राजा थे। तो तीनों में ही जानकारी हमें मिल रही है परमार राजवंश की, इसी वजह से डी जो विकल्प है हम लोग का यह सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ तारीख ई फिरोज शाही? अब देखिए, तारीख ए फिरोज शाही के बारे में को पता लग गया कि भाई फिरोज शाह के बारे में है ये पूरी की पूरी पुस्तक, उसके जीवन काल, उसके शासनकाल के बारे में ये हमें बता रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन लिखी किसने? तो देखिए, इसको लिखने वाले 2 व्यक्ति हैं, जिस वजह से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। आयोग होता है कई बार गलतियां कर देता है, एमपी वगैरह की परीक्षाओं में कई बार ऐसी गलतियां देखने को मिलती है कि प्रश्नों के विकल्पों को लेकर के गड़बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम स्थिति समझते हैं तो पता लगता है कि शम्स ए शिराज अफीक और जियाउद्दीन वर्नी, इन दोनों के द्वारा ही लिखी गई है तारीख फिरोज शाही। अगर हम लोग बात करें शम्स ए शिराज अफीक की, तो देखिए इसके द्वारा जो यह पुस्तक लिखी गई थी, यह कार्य हुआ था 1398 में। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जियाउद्दीन बिरनी ने यह काम कब किया, तो उसने किया है 1357 में। यानी कि दोनों ने अलग अलग समय काम किया है तारीख फिरोज शाही पे, और दोनों ही विकल्पों में है। जब दोनों ही विकल्पों में है तो देखिए, हम किसी एक का चयन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न के अनुरूप या तारीख फिरोज शाही के अनुरूप दोनों ही बिल्कुल ठीक है। तो आयोग के द्वारा फिर इसको प्रश्न को छोड़ दिया गया था। तो दोनों का नाम ही आप लोग याद रखिएगा। सही होंगे तो ए और बी दोनों होंगे, लेकिन अगर दोनों को ही आप टार्क करके आ जाएंगे तो फिर उस स्थिति में अंक नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? द जहाज महल ऑफ मांडू वॉज बिल्ट बाय हुम? सुल्तान महमूद वन, सुल्तान सिराजुद्दीन एक्स, अहमद शाह वन और सिकंदर शाह। हमारे पास में आ गए अब अलग अलग 4 नाम, लेकिन किसके द्वारा किया गया था यह कार्य, यह भी सोचने वाली बात है। एक जहाज महल की बात कर रहे हैं। यह जो जहाज महल था, पानी में तैरते हुए जहाज की तरह दिखाई देता था। आज में वर्तमान की स्थिति हम समझे तो पता लगता है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है यह तैरता हुआ जहाज। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर यह भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो जहाज महल था, यह एक प्रकार से राजा का हरम हुआ करता था। पर यहाँ पर दिक्कत यह है कि इस प्रश्न को भी आयोग के द्वारा छोड़ दिया गया है, क्योंकि इन चारों में से किसी के भी द्वारा इसका कार्य नहीं करवाया गया था, निर्माण इन्होंने नहीं करवाया। दरअसल जो उसका निर्माण कार्य है यह करवाया गया था गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा। गियासुद्दीन खिलजी विकल्पों में ही नहीं है। अब जब विकल्पों में ही नहीं है, उसका चयन आप कैसे कर सकते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स तो आप नहीं चले जाएंगे। तो इस स्थिति में हमें यहाँ पर पता लगता है कि यह प्रश्न आयोग के द्वारा ठीक से सेट नहीं किया गया था। पर आंसर क्या होना चाहिए? गियासुद्दीन खिलजी, ये आपको मैंने बता दिया है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इन विच ईयर द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड? देखो,
आधुनिक काल में हमें पता लगता है कि भारत के अनेक लोग आगे आए और हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उनके विरुद्ध उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। गड़बड़ तो हुई सारी की सारी ये वाली, क्योंकि अलग अलग स्थितियां हम देखते हैं कि चीज़ें बिगड़ी हैं बहुत ज़्यादा। चीज़ें बिगड़ने के साथ साथ ही अलग अलग समय अलग अलग लोग आते हैं जो क्रांति करते हैं, बातों को प्रस्तुत करते हैं, फिर कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, इसको सुधार करो। हालांकि समाज छोड़ना नहीं चाहता, समाज को पता है कि यह कुरीति जो है उसका विशेष महत्व है। समाज जुड़ जाता है उससे और मानते लोग कि भाई जीवन का खास हिस्सा है, इसको बनाए रखा जाना जरूरी है। चाहे हम लोग बात करें विधवा पुनर्विवाह की, चाहे बात करें बाल विवाह की या फिर सती प्रथा की, भारतीय व्यवस्था में एक समय यह रज बस गए थे बढ़िया से और निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। निकले कैसे? तो देखिए अनेक लोग आए, जिनमें से एक खास व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने अलग अलग जगह पर प्रयास किया, लोगों को जागरूक किया, उनको समझाया कि देखो विधवा का जीवन बहुत ही खराब होता है। किसी के घर की बहन को, बेटी को इस प्रकार से अगर जीवन बिताना पड़े, समाज के द्वारा उसका परित्याग कर दिया जाए, वह पूरा जीवन सादा बिताए, कुछ भी उसको लाभ ना मिले, तो ऐसा जीवन इंसान के लिए खुद ही बहुत ज़्यादा बुरा बन जाता है, भारी बन जाता है। तो क्या किया जाए? तो यहाँ पर इस स्थिति में उन्होंने लोगों को समझाया कि भाई जो महिलाएं हैं जिनके पति का देहांत हो गया है, उन्हें अनुमति दी जाए कि आप दोबारा शादी करो। उनको ऐसा मत बोलो कि तुमने ही अपने पति को मारा है या तुमने पति के लिए अशुभ थी, इसी वजह से तेरा पति मर गया। उन्हें ये सब बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब डेस्टिनी है, मौत किसी के हाथ में नहीं होती। अगर किस हमारे हाथ में कुछ है तो वो ये है कि हम महिलाओं को एक नया जीवन दें, उन्हें अनुमति दें कि आप जाओ किसी और से विवाह करो और फिर एक बार अपने लिए एक नए जीवन की शुरुआत करो। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो प्रयास किए गए, उन्हीं प्रयासों से हम देखते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है। यह अधिनियम 25 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। याद रखिएगा अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और पीसीएस परीक्षा में तो पूछने की संभावना खास रहती है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया? देखो अंग्रेजी सरकार की एक खास नीति थी, वो थी डिवाइड एंड रूल। अब इस स्थिति में अगर भारतीय लोग खुद ही बंटना चाहें तो अंग्रेज लोग को तो और अच्छा लगेगा कि ये खुद ही बंटना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एकता खंडित हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय अंग्रेजों ने भारत में व्यवस्था संभालना शुरू किया था तो उस समय ही हम लोग देख लेते हैं कि कैसे वो तोड़ते हैं, सबको अलग अलग करते हैं, एकता को अलग अलग बांटते हुए फिर वह अपने लिए पूरा स्थान बनाते हैं और उनका प्रभुत्व बन जाता है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखने को यह मिलता था कि इस समय तक भारत में हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो गया था। मुस्लिमों के जो नेता थे वह मानते थे कि हिंदू बहुसंख्यक हैं, अगर भारत की स्थिति में चलना है आगे तो मुसलमानों के अधिकारों को बनाए रखना जरूरी है, उनको पृथक करना जरूरी है, उनके लिए सेपरेट चीज़ों को किया जाना जरूरी है, तभी उनके अधिकार संस्कृति बचेगी, वरना नहीं बचेगी। हिंदुओं का था कि साथ मिलकर रहेंगे तो ही चीज़ें हो पाएगी, पर मुस्लिमों का कहना था, इनके लीडर्स का कहना था कि नहीं, हमें अपने अधिकार, अपनी संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा करना है, सब चीज़ें मिल जाएंगी तो हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। और उस समय लड़ाई चल रही थी रिप्रेजेंटेशन की कि भाई हर समुदाय का नेता हो, हर वर्ग का नेता हो, हर धर्म का नेता हो, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जब इनकी स्थिति को जाना समझा गया तो अंग्रेज सरकार ने कानून तैयार किया। यह कानून आता है वर्ष 1909 में, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। अब मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, इसी में ही सारी की सारी बातचीत हुई है। और उस समय भारत में जो वायसराय साहब थे लॉर्ड मिंटो, उनको माना जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। क्या व्यवस्था हुई इसके अंदर? जिस समय मार्ले मिंटो सुधार आया तो पहली बार इसमें ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें कहा गया कि एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ एक मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा होगा या अनेक मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, मतलब कैंडिडेट का जो धर्म रहेगा वह मुस्लिम रहेगा। इसके साथ ही जितने भी लोग वोट करने आएंगे ना इस वाली सीट के लिए, वह सब भी मुस्लिम ही होंगे। यानी कि समुदाय के आधार पर इन्होंने चीज़ों को बांट दिया। अगर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है तो जितने भी लोग चुनाव लड़ेंगे उस क्षेत्र से वो सब मुस्लिम होंगे, वहीं मुस्लिमों का चयन भी मुस्लिम के द्वारा ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए सीट रिजर्व कर दी, वोट कोई भी डाल दो, नहीं, सीट मुस्लिम है, कैंडिडेट सारे मुस्लिम होंगे और उनको वोट देने वाले भी मुस्लिम होंगे। यह थी भारत की पृथक निर्वाचन व्यवस्था। हालांकि इसका बहुत अधिक विरोध हुआ और बाद में हम लोग देखते हैं कि यह समाप्त भी हो जाती है। एक समय ऐसा भी आता है कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बातचीत भी शुरू होती है, लेकिन बाद में महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ बातचीत करके पूना पैक्ट के माध्यम से उस बात को भी शांत कर देते हैं, तो विवाद आगे नहीं बढ़ता। तो प्रश्न का सही उत्तर बी। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? हु वॉज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश? स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि डी के कर्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती और पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।
तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी सत्यार्थ प्रकाश, प्रकाश की खोज। तो उसमें इन्होंने बताया कि जीवन के लिए क्या आदर्श होने चाहिए, किस प्रकार से चीज़ें आपको आगे बढ़ानी है, किस परिस्थिति से आप कैसे निपट सकते हैं। अनेक बातों का उन्होंने उल्लेख किया है, समस्याओं के समाधान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें इन्होंने प्रस्तुत की हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। और इस प्रश्न के साथ ही हम लोग के आज के जो सेशन है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। जितनी महत्वपूर्ण बातें आप सभी लोगों से वर्ष 2019 के प्रश्न पत्र में पूछी गई थी, वह सभी बातें आप लोग को साथ में क्लियर कर दी गई हैं, आप समझ गए हैं, जान गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और ऐसे ही अनेक वर्षों के प्रश्नों की चर्चा की जाएगी आप लोग के साथ, आपकी तैयारी को और मजबूत किया जाएगा। बाकी तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।